नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 9, नदी का किनारा और वे। वीणा बजाना, शाम को सरयू के तट पर बैठकर नदी के प्रवाह को देखना या फिर नदी के किनारे टहलना राम को प्रिय था। जिस दिन भी शाम को समय मिलता वे सरयू के तट पर पहुंच जाते। बहुधा सीता भी उनके साथ हुआ करती थी। राम और सीता का रथ सरयू के किनारे रुका। वे उतरे, सारथी को वहीं रुकने का संकेत कर नदी की ओर बढ़ गए। तट पर पहुंचकर सीता ने झुककर नदी का जल अपनी दाहिनी अंजलि में भरा और राम की ओर उछाल दिया। राम के मुख पर पानी की बूंदें पड़ी। वे हंस पड़े, चेहरे पर पड़ी बूंदें पोंछते हुए बोले, बचपना अभी गया नहीं है। क्यों जाए? सीता ने हंसते हुए कहा। हाँ, यह भी ठीक है, क्यों जाए? कहते हुए राम भी हंस पड़े और उन्होंने भी सीता पर डालने के लिए नदी के जल से अपनी अंजलि भर ली। सीता ने हंसते हुए राम का हाथ पकड़कर वह पानी गिरा दिया। फिर वे वही नदी के पास ही बैठ गए। राम की दृष्टि नदी के प्रवाह पर थी। सीता ने इसे देखा और पूछा, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं सीते, बस ऐसे ही मन में आया कि बहुत बचपन से ही मैं इस नदी को देखता आ रहा हूँ। तब से अब तक पता नहीं कितना पानी बह गया होगा, किंतु नदी आज भी वही है। आप बहुत जल्दी दार्शनिक होने लगते हैं, मुझे दार्शनिक नहीं बनना, कहकर सीता नदी के किनारे किनारे कुछ दूर चली गई। राम वहीं खड़े रह गए। कुछ दूर जाने के बाद सीता ने मुड़कर देखा। राम उनकी ओर नहीं, नदी की ओर ही देख रहे थे। सीता को शरारत सूझी। वे एक बड़े वृक्ष की आड़ में खड़ी होकर राम को देखने लगीं। कुछ देर बाद राम का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वे उन्हें ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वे व्यग्र हो उठे। उन्होंने आवाज दी, सीते। राम की व्यग्रता देखकर सीता को हंसी आ गई। वे पेड़ की ओट से बाहर आ गईं। कहाँ छुप गई थी तुम? मैं डर सा गया था। राम ने कहा। डर क्यों गए? यही तो थी मैं। एक बार खोई थी तुम, तो 13 महीने बाद मिली, और वह भी बड़ी कठिनाई से। अब दोबारा मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं खोना चाहता। हाँ, सीता ने कहा। अच्छा, एक बात बताइए। क्या? जब आप स्वर्ण मृग के शिकार से वापस आए और मैं नहीं मिली, तब क्या सोचा था आपने? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है तुम किसी कार्यवश यहीं कहीं आसपास गई होगी, किंतु शीघ्र ही मुझे लगने लगा कि तुम अवश्य ही किसी संकट में हो। हम वहाँ बहुत दिनों से रह रहे थे। फिर थोड़ी देर मैं नहीं दिखी तो आपके मन में मेरे संकट में होने की बात आई। कुछ और क्यों नहीं? क्यों? यह तो मैं भी नहीं बता सकता, किंतु तुम्हारे ना मिलने से मन में कुछ घबराहट अवश्य पैदा हो गई थी। हमारे मन एक है ना? सीता ने कहा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और लज्जा के भाव थे। कुछ रुककर वे बोली, शायद यही हमें जोड़ता है। राम हंस पड़े, बोले, कुछ भी जोड़ता हो, पर हम हैं तो एक ही। सीता के चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई। वे बोली, अच्छा, मैं नहीं मिली, फिर हमने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे ना मिलने से हम बहुत परेशान हो गए थे, किंतु जटायु से मिलने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो ही गया था। फिर मुझे लगा कि जैसे लक्ष्मण और मेरे नेत्र में खून उतर आए हों। ओह, कहकर सीता ने राम का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर दबाया और फिर ऐसे अपने माथे से लगा लिया जैसे कोई अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हो। कुछ देर तक शांति रही। फिर सीता ने खामोशी तोड़ी। एक बात और पूछूं? क्या? लोग कहते हैं आपने बाली को छल से मारा था।
बाली दुष्ट रावण का मित्र और उस क्षेत्र में रावण के हितों का राक्षस भी था। उसका वध रावण के विनाश की ओर पहला कदम था। किंतु वह छल से मारने वाली बात, सीता ने कहा। बात जब दुष्टता से लड़ने की हो तब यह विचारणीय होता है क्या? सीता इस पर मौन हो गई। प्रतिवाद करने लायक कुछ भी नहीं लगा। कुछ देर बाद बोली, नदी के पास चलें? आओ, कहकर राम उठ खड़े हुए। सीता उठी और कुछ दूरी पर लगे पौधे से कुछ फूल तोड़कर अपने आंचल में ले आई। फिर वे नदी तक गए और टखनों तक पानी में चलकर खड़े हो गए। सीता थोड़े थोड़े फूल हाथ में लेकर सरयू में डालने लगी। दोनों बच्चों की भांति पानी में फूलों का बहना देख रहे थे। सारे फूल पानी में प्रवाहित करने के बाद सीता ने आंचल झाड़ा और हंसकर बोली, समाप्त। क्या? मेरे आंचल के फूल? तुम्हारा आंचल फूलों से कभी खाली नहीं होगा सीते। हाँ, मेरे आंचल में आप जो हैं, कहकर सीता फिर हंस दी। उनकी इस बात पर राम भी हंस पड़े। फिर बोले, सीते, तुम कहती हो कि तुम धरती की बेटी हो। हाँ, बचपन से मैंने यही सुना है। और मुझे कभी कभी लगता है कि इस सरयू का जल पीकर बड़ा होने वाला मैं सरयू का बेटा हूँ, राम ने कहा। सीते, मुझे लगता है जैसे यह नदी तुम्हारे आंचल के फूल लेकर आगे बढ़ गई है, वैसे ही, राम ने फिर कहा। वैसे ही क्या? तुम्हारे आंचल से सदैव फूल झरते रहे और उन्हें समेटता मेरा जीवन नदी के प्रवाह जैसा बहता रहे। मुझे क्या लगता है बताऊं? सीता ने कहा। हाँ सीते, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे आप इस आसमान सरीखे लगते हैं जिसके विराट होने की कोई सीमा नहीं है, और इस आसमान की छाया तले फूल खिलते रहें और इस धरती की बेटी का आंचल हमेशा उनसे भरा रहे, सीता ने कहा। फिर कुछ देर बाद चंचलता भरे स्वर में बोली, हम कोई गीत लिख रहे हैं क्या? राम हंस पड़े, बोले, नहीं, शायद हम गीत जी रहे हैं। अच्छा, कैसे? सीता ने पूछा। ध्यान देना सीते, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी भावनाएं भी सांस ले रही हैं? सौंदर्य की अनुभूति आंखों से उतरकर हृदय तक जा पहुंची है और हमारी बातों में कलात्मकता का पुट है। तो सब मिलाकर यह एक गीत ही तो हुआ। हाँ, हुआ, कहते हुए सीता राम का हाथ थामकर हंस पड़ी। मेरा गीत तुम्हें अच्छा लगा? राम ने पूछा। बहुत, कहते हुए सीता ने राम की उंगलियां अपनी आंखों से लगा ली और एक बार फिर कहा, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यह गीत। सीता, मुझे लगता है कि कोई खूबसूरत गीत यदि शरीर धारण करता तो वह तुम जैसा ही होता। सीता हंस पड़ी। राम ने आसमान की ओर उंगली उठाई और फिर बोले, मुझे लग रहा है ये आसमान और ये धरती हमारे लिए आशीषों से भर गए हैं। हमारा सौभाग्य है, सीता ने कहा। राम ने सीता का हाथ थामा, बोले, वापस चलें? नहीं, कुछ देर और, यहीं किनारे पर बैठते हैं। वीणा लाए हैं ना? सीता ने कहा। हाँ, रथ पर होगी, कुछ देर बजाएंगे नहीं? ठीक है, कहकर राम उठे और दूर खड़े सारथी को संकेत किया। वह निकट आया तो राम ने उससे वीणा लाने के लिए कहा। वीणा आई तो राम उसे लेकर नदी के किनारे बैठ गए। सीता भी पास आकर बैठ गई थी। वे कितनी देर तक वीणा के सुरों में खोए रहे पता ही नहीं चला, किंतु जब अंधेरा घिरने लगा तो सीता ने स्वयं ही राम से कहा, चलिए चलें। जब तक वे राजमहल पहुंचे शाम ढल चुकी थी और दिए जल चुके थे। महल में उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। हमें लौटने में देर हो गई है, सीता ने कहा। हाँ, हमारी बातें कुछ अधिक ही लंबी हो गई थी, किंतु अच्छा बहुत लगा। समय मिला तो कल फिर चलेंगे, सीता ने कहा। ठीक है, राम ने कहा और फिर दोनों अपने अपने नित्य के कार्यों में व्यस्त हो गए।